आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। भी काम करने का समय है और सकारात्मकता पे काम करने का समय है। तो इसका बीड़ा उठाया और गोवंश मंथन का निर्माण हुआ। मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अप टू डेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है मोनिका अरोड़ा जी, जिन्होंने आज से तकरीबन 11 साल पहले एक सराहनीय कदम उठाया था गोवंश यानी कि गायों की बिगड़ती स्थिति को जो बदहाल स्थिति थी उसके लिए काम करने के लिए। आज ये काफ़िला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। गोवंश मंथन नाम से जो संस्था है मोनिका जी चला रही हैं। चलिए बात करते हैं और इनकी पूरी संस्था के बारे में उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये पूरी किस तरीके से काम कर रही है संस्था। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, और आपने मुझे आज अवसर दिया बोलने के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगी। और क्योंकि गाय का विषय है तो गाय सबकी माता है, केवल मैं गाय के ऊपर काम कर रही हूँ ऐसा नहीं है। गाय एक ऐसा, यूँ कहूँ कि कोई पशु कहे, प्राणी कहे, लेकिन सच में ये हमारी माता ही है। जो इससे हम लेते हैं उसको कुछ दे नहीं सकते। तो नहीं मोनिका जी, हम पूरे तरह जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि आज भी इतने सालों हो गए हैं आपको इस सब्जेक्ट पे काम करते हुए, लेकिन आज भी गायों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ना केवल दूर देहात में, दिल्ली में भी हम देखते हैं कि बहुत मतलब आवारा पशुओं के अंदर अगर देखा जाए तो गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये किस तरीके से पूरे मंजर को आप देखती हैं? देखिए, दिल्ली में मैं बाद में पहुंचती हूँ, पहले मैं अपने सफ़र की बात बताती हूँ कि जब गाय की हमने बात शुरू करी, मतलब काउ वेलफेयर एक ऐसा मन को छूता हुआ विषय था मेरे लिए, क्योंकि गाय को मैं देख रही थी सेवा करते हुए बहुत लोगों को, और गाय को मैं रुलते हुए भी बहुत देख रही थी, किस तरह वो भटक रही है। लोग कहते हैं आवारा है, मैं कहती हूँ नहीं, बेसहारा है। तो जिस तरह बेसहारा गोवंश हम देखते हैं, उसकी एक अपनी ही एक अलग विडंबना है हमारे देश में, जबकि हम इसको गौ माता के भाव से पूजते हैं। और सभी पूरे देश में, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल से कच्छ तक अगर देखें तो सबका एक ही भाव है। लेकिन आज से बहुत सालों पहले, यूँ कहूँ, या जब सरकारें बनी उससे पहले की बात है, तो 70 वर्षों में गाय का पतन ही हुआ है। गोवंश जो है, उसकी जो हमारी देसी गाय है, उसकी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त हो गई हैं। लेकिन ऐसी प्रजातियां जो बाहर के देश वालों ने संभाल के रखी हुई हैं, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और गाय कट रही है, गाय की तस्करी हो रही है, ये सब हम सुनते रहते थे। गाय को यहाँ पकड़ लिया गया, यहाँ गाड़ी में मरी हुई गाय मिली, ऐसा इतने दिन से भूखा रखा हुआ था, यहाँ स्लॉटर हाउसेस हैं, ऐसा बहुत कुछ सुनते थे। मतलब कुछ भी सकारात्मक नहीं था। तो काम करने की ज़रूरत थी सकारात्मकता के ऊपर, कि हम पहले कैसे अपने मन के भाव से इसको सही परिदृश्य से देखें। तो ऐसी एक टीम बनी, और मैं यूँ कहूँगी, मैं ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जिन्होंने आजीवन संत समाज की सेवा करी है। और जहाँ संत हैं वहीं गाय हैं, और यूँ कहूँ कि जहाँ गौ माता है वहीं संत है। तो ऐसा जुड़ाव, जुड़ते जुड़ते बैठकों में जाना, कहीं सुनना, प्रवचन सुनना, गाय माता की महिमा सुननी, तो करते करते ये जुड़ाव बनता चला गया। कहीं किसी ने मुझे बुला लिया कि आज यहाँ बैठक है, पहुँच जाना। तो रुचि दिन पे दिन कुछ ऐसे मन में आने लगा कि अभी काम करने का समय है और सकारात्मकता पे काम करने का समय है। तो इसका बीड़ा उठाया और गोवंश मंथन का निर्माण हुआ। और जब ये टीम बनी तो इसके जो हमारे संस्थापक हैं भारत भूषण जी, उनके मार्गदर्शन में हमने ये काम करना शुरू किया, जिसमें देश भर से हमने ऐसे लोगों को जोड़ा
जुड़ा जो गाय के ऊपर बड़े सकारात्मक भाव से काम कर रहे थे, जिनकी अपनी एक डिस्कवरी है। उन्होंने कोई सरकार है या नहीं है, कहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मन का भाव भी है, सेवा का भाव भी है, और गाय माता की किस तरह हमें सुरक्षा करनी है संवर्धन के जरिए, ऐसा वाला भाव है। तो जहाँ संवर्धन है वहाँ सुरक्षा अपने आप हो जाती है। तो ये मान के चला। और गाय माता का घर, जैसे मैंने कहा, किसी से भी आप कॉमनली बात करेंगे तो कहेंगे आवारा गाय है। तो हम क्यों कहते हैं आप आवारा ना कहें, बेसहारा कहें, क्योंकि हमने ही गाय माता को छोड़ दिया। तो गौ माता का घर जो है वो वापसी होनी चाहिए, घर वापसी। और असली घर गाय माता का जो है किसान के घर की वापसी होनी चाहिए। तो ऐसे सोचते हुए हमने कड़ियाँ जोड़नी शुरू करी। एक गौवंश मंथन यात्रा पूरे देश भर में करी। जो पहली यात्रा रही वो 18,000 किलोमीटर रही। 8 से भी ज़्यादा राज्यों में हमने बाय रोड एक गाड़ी के माध्यम से दिन रात हम चल रहे थे, सफ़र कर रहे थे। और हर जगह हमने एक वॉर रूम तैयार किए, संयोजन में टीमें खड़ी करी जो हमारे साथ जुड़ती थी, वहाँ के गौशालाओं का, वहाँ के क्षेत्र के वातावरण का, जो हमें ब्यौरा देती थी। और हम वहाँ फिजिकली जाते थे, माहौल देख के आते थे। अगर राजस्थान गए तो वहाँ का माहौल अलग मिला, गुजरात गए तो वहाँ का अलग मिला, फिर इधर से हम उत्तराखंड आ गए तो यहाँ बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि पहाड़ साइड थे। गौवंश की जो नस्ल होती है वो भी बदल रही थी। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जहाँ का अलग अलग तरीके का वातावरण, कि जहाँ पे गाय माता का रख रखाव होता है वहाँ भाव भी होता है। जैसे हरियाणा में देखा, सिर्फ गाय रखना ही उनका भाव है। गाय के गोबर से क्या हो रहा है, गौमूत्र से क्या हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ ढेर लगा देते हैं, वो आके किसान ले जाते हैं, या जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है। ऐसा मैंने सामान्यतः सब जगह सुना। फिर मैंने राजस्थान में भी मैंने देखा, तो वहाँ के गौ सेवा आयोग में भी बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ पे तो लिम्ब के ऊपर भी, काऊ लिम्ब के ऊपर भी बहुत काम होता है, क्योंकि जो घायल हो जाती हैं, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं या कोई अंग खराब हो जाता है गाय माता का, वो ट्रीटमेंट करके उस पर लिम्ब लगाते हैं, कृष्णा लिम्ब करके उनका एक वेबसाइट भी है। तो वो भी बड़ा एक अनुभव अनूठा था। ऐसे बड़े सारे रिसर्च सेंटर में जाना हुआ जो केवल गाय और घी के ऊपर, दूध दही घी की बात नहीं कर रहे थे, गोबर की बात कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे लगता है कि मैं कहूँगी तो शायद सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो जाएगी, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा हैं। तो मुख्यतः किस किस तरह का काम रहता है, किस किस तरह से आप गायों के उत्थान के लिए काम करते हैं? जो मुख्य मुद्दा रहता है वो किस तरीके से आप मदद करते हैं गायों की? देखिए, जब गौवंश मंथन की यात्रा प्रारंभ हुई तो हमने जो एक दिमाग में एक चीज़ रखी, जो परिदृश्य बनाया कि हम पहले कैसे जुड़ेंगे। तो पहले अगर गाय की चिंतन करते हैं तो गौशाला वाले, कुछ किसान लोग, पंचायत स्तर के लोग, कुछ अधिकारी, डिपार्टमेंट जहाँ पे गाय का कॉन्सेप्ट आता है, गाय का प्रावधान आता है, या वो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चिकित्सा सेंटर जहाँ पे हम लोग गए, जहाँ गाय के पशुओं, अन्य पशुओं की भी वो लोग एनिमल वेलफेयर भी कर रहे होते हैं और काउ वेलफेयर भी कर रहे होते हैं। और सामान्यतः देखा कि वहाँ गाय का कैंसर तक का भी ट्रीटमेंट कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे हमने बहुत सारे अनुसंधान केंद्र को अपने साथ जोड़ा। ऐसे हमने रिसर्च सेंटर, जो अलग अलग शोध केंद्र थे, ऐसे बड़े बड़े नाम जैसे DRI शोध संस्थान, तो चित्रकूट जाना हुआ। ऐसे गुजरात में जाना हुआ, SGVP का एक आश्रम है, वहाँ पे गाय के लिए बहुत सारा काम होता है। और ऐसे गुजरात के बहुत सारे जुड़े हुए गांव, भांबर वगैरह, बहुत, मतलब मैं अभी कहूँ तो मैं पूरा गूगल की तरह आपको बता दूंगी कि वो क्या रोड मैप था और हम किस तरह, किस स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जुड़ते थे, और कहाँ हमारे पड़ाव रहते थे। इवन देन पथमेड़ा, जो कि एक जाना माना गौशाला है, बहुत बड़ी वृहद स्तर की, जो यूँ कहूँ कि पूरे देश भर का गोवंश आपको वहाँ कई हज़ारों में मिलेगा। तो वहाँ पे भी जाना हुआ। तो इस तरह हम बहुत सारे लोगों को जुड़े, और गौवंश मंथन ही यही करना था कि देश में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। तो वो जो एक नकारात्मकता वाली बात थी वो कहीं ओझल सी होने लगी, और एक सकारात्मक भाव की, संवर्धन की हम
तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इंदौर का बताया कि वहाँ पे गाय का पलायन करा दिया गया, लेकिन मैं यूँ कहूँ अपने शब्दों में कि गाय की वहाँ घर वापसी हो गई, किसान के घर में उनकी जगह मिल गई उनको, और उनका खर्चा भी जो चारे का रख रखाव का वो सरकार देती है। हमें भी इसी तरह के कुछ मॉडल्स पे काम करना होगा। अब मैं दिल्ली पर आती हूँ, तो दिल्ली में हम लोग अगर आंकड़े कुछ और लगाएं और पालने वाली कितनी है, बेसहारा कितनी है, बूढ़ी कितनी हो गई हैं, तो ये आपको अलग अलग मिलेंगी। संख्या बहुत ज़्यादा है इसमें, और कहीं भी जगह नहीं है। जो गाय पालने वाले भी हैं वो भी दूध दोहने के बाद गौ माता को छोड़ देते हैं। इसके लिए सिर्फ वो रोड ही रह जाता है जहाँ पे वो कूड़ा कचरा खा रही होती हैं सारा दिन, और वापस जाकर वो दूध देती है अपने, और वापस शाम के समय भी वो सड़कों पर ही सोती उठती है। क्योंकि दिल्ली जैसे एमसीडी अर्बन सिटी होते हुए एमसीडी में किसी भी आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि आप ऐसा कोई गाय पालो या भैंस अपने घर में रख सको, ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, वो दिल्ली सरकार को ज़रूर इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे, दिल्ली एनसीआर अगर हम जोड़ें तो बहुत सारे लगते हुए गांव हैं जहां पर किसानों के लिए, पंचायतों के लिए ज़मीनें हैं पहले से ही, और अभ्यारण्य की तो बहुत सारी ज़मीन है जो आज दिल्ली पूरी इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं ये गो अभ्यारण्य ही था जो अभी गाय के लिए वो जगह बची नहीं है, और गाय हमारी बेसहारा सड़कों पर है। मैडम, अभी जैसे आपने दिल्ली की बात की, जो दिल्ली के अंदर जो स्थिति है गायों की, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जैसे आपने खुद अभी माना। तो इसके लिए आप सिविक सोसाइटीज़ को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि बार बार शिकायत करने के बाद भी लोगों की समस्याओं का हल नहीं होता, उन गायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है उसके लिए, और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, माई सेल्फ, मेरा ये मानना है, तो मैं किसी सरकार या किसी एमसीडी पर ये ठीकरा नहीं फोड़ना चाहती, क्योंकि मेरी ये नैतिकता है कि मैं किस तरह से गौवंश के लिए काम करूं और किस तरह बेसहारा गायों की चिंता करूं। अगर कहीं वो कूड़ा खा रही है तो वहाँ पे कूड़ा ना हो, क्योंकि कूड़ा फैलना ही नहीं चाहिए, ये तो एमसीडी के उसमें आता है। और निश्चित रूप से काम हो भी रहा है जहाँ होता है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ गाय के लिए कोई जगह ही नहीं है कि वो छाया में कहीं बैठ रही है या अभ्यारण्य वाली जगह पे वो आराम कर रही है या घास खा रही है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको कुछ ना कुछ किसी मॉडल पे काम करना पड़ेगा, ताकि गाय माता का अगर हम पलायन भी कराएं तो हमारे दिल्ली एनसीआर के जो लगते हुए गांव हैं, जो किसानों के घर हैं, या उनकी जो चौपाल की ज़मीनें हैं, जिस तरह गाय की एक गांव की संपत्ति के अंदर आती है, उस तरह से हमें इस कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये सभी, अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं और आप एमसीडी का नाम ले रहे हो, तो सभी निगम पार्षद इसमें जिम्मेदारी में आते हैं। वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से भी जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है ग्रामीण स्तर पर। और अब जैसे मैं जहाँ स्थानीय क्षेत्र है, तो मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे गांव हैं, जैसे हैदरपुर लगता हुआ है, सहीपुर है, सिंगलपुर है, तो ऐसे 3-4 गांव तो मेरे साथ ही लगते हुए हैं। तो इसमें कितना है, क्योंकि शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका है और ज़मीनें बची नहीं हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस कदम कैसे उठाया जाए वो हमें सोचना पड़ेगा। अब मोनिका जी, ये सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, बहुत विषय बहुत बड़ा है, इसके अंदर यूथ का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को यूथ से कनेक्ट करना तो इसके लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए, आज की युवा पीढ़ी की आंखों से ही देश का भविष्य बदलने वाला है। जिस तरह से युवा की एक यूँ कहूँ कि परिदृश्य मोदी जी ने बदलाव लाया है, यूथ को जोड़ने का काम किया है, तो वोकल से लोकल पर आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन वाली जो भावना है, इसके साथ साथ ही ये गाय का विषय जुड़ जाता है। क्योंकि जहाँ हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वहाँ स्वावलंबन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़कर आई हैं, निकल के आई हैं, जो गो उत्पाद से संबंधित है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं,
वो छोटे छोटे हाथ से बने हुए चीज़ों से बने हुए, गाय के गोबर से बने हुए, या दूध दही घी मक्खन, इसके अलावा पंचगव्य मेडिसिन के ऊपर। तो हमारा जो आज का युवा है उसका जो बौद्धिक है वो बहुत ही वृहद है, और उसका सोचने का नज़रिया भी नया है। जैसे जैसे आधुनिकता अगर जीवन में बढ़ रही है हमारे देश में, तो हमें यू टर्न लेना होगा। जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम मुड़ गए हैं, वो हमें स्वदेशी की तरफ आना होगा। और जैसे ही हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो युवा कहीं इससे पीछे ना हट जाए, जुड़ा रहे, उसके लिए हमें अवेयरनेस कैंप चलाने होंगे। और हम लोग कामयाब भी हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स लगाए जिसमें दिया निर्माण सिखाया गया गाय के गोबर से। और एक अनुभव भी साझा करूंगी, जैसे गोबर की बात करें तो लोग करते हैं कि स्मेल है इसमें। तो मैं बहुत अच्छी एक डॉक्टर फैमिली है मेरे निजी निवास के पास ही, बहुत अच्छे पारिवारिक, उससे मैं उनके वहाँ गई थी वो राखी देने। तो उनके बच्चों ने स्पेशल वो राखी उठा ली कि इसमें स्मेल आती है क्या, ये गीली हो जाएगी तो गोबर बन जाएगी क्या, ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। तो हमें ये एक नैतिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कार विधि जो बच्चों को देने की है उनके पहले से ही ये निर्माण करें, उनके नॉलेज में डालें कि आप जो ये गाय की बात है, गोबर की बात है, गौमूत्र की बात है, इस तरह की चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हैं। जहाँ आपके जीवन की संस्कार विधि में, ज़रूरतों में ये जुड़ जाएगी तो आपके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव अपने आप आ जाएगा, और युवाओं में भी एक उत्साह इस चीज़ के लिए रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि जिस संस्कृति के अंदर हम जी रहे हैं, जहाँ से हम आए हैं, जिस घर में गाय के नाम से पहली रोटी निकाली जाती है, लेकिन अब उसी गाय के प्रति हमें अपनी संवेदनाएं और बढ़ानी होंगी, उसके प्रति सोचना होगा, उसके प्रति चलना होगा। धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपने एक आखिरी शब्द जो बोला वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। देखिए, जो मैं आपसे पंचगव्य मेडिसिन की बात कर रही थी, तो एक मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ आपसे। एक गौशाला है जहाँ पे जो पंचगव्य, जो गाय का गोबर और गौमूत्र रहता है और जो दूध रहता है, उसके लिए वो एक हफ्ता अगर वो गाय को दाल खिला रहे हैं तो वो दाल ही खिलाएंगे, गुड़ खिला रहे हैं तो गुड़ खिलाएंगे, अगर कोई और अन्न खिलाना है, गेहूं ज्वार बाजरा या फिर कोई ड्राई फ्रूट ही खिलाना है, जिससे कोई मेडिसिन्स का प्रभाव जो है गौमूत्र निकलने से ज़्यादा बढ़ जाएगा या दूध में वो मात्रा ज़्यादा आ जाएगी तो औषधि निर्माण अच्छा हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी मैंने देखा, तो ये युवाओं से जुड़ा हुआ ही है। तो जहाँ युवा, मैंने बताया ना आपको, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर आप ये ले आते हैं तो ये हमारे रुचिकर है, और रुचिकर भी है। जहाँ पे मन लगता है वो अपने आप ही वो चीज़ें राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ जाती हैं। तो युवाओं का ही तो बहुत सक्रिय भूमिका है इसके लिए। तो ये थी मोनिका अरोड़ा जी, ये वो डेडिकेटेड महिला जो एक कॉज के लिए आगे बढ़ी थी और जिन्होंने समाज को इतना कुछ दिया है। तो इसके जो सब्जेक्ट था आज का, निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है और उसके तरफ काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।